नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ, जहां मिलता है आपको सही कंटेंट और सही जानकारी दोस्तों। तो आज जो हमारा जो थंबनेल पे आप लोगों को दिख गया होगा कि सीजी टेट और सी टेट से रिलेटेड हम लोग सीडीपी का जो आप लोगों के बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना दोस्तों, एक मैं आप लोगों के लिए पेपर पास सीरीज लाया हूं। अगर आप लोगों ने इसे कर लिया ना दोस्तों, तो 100% गारंटी देता हूं कि क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का है, मॉडरेट है। आप लोगों को क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। और पेपर जो है, क्वेश्चन जो है, इसी से आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण ये सीरीज होने वाला है आप लोगों के लिए। हर दिन जो है, हर दिन आप लोगों के लिए पेपर पास सीरीज जो है सीडीपी, साइंस और मैथ्स का चलने वाला है दोस्तों, और हिंदी का भी। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को जो है वो शेयर जरूर करना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है बिना किसी देरी के, है ना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपने नेक्स्ट स्लाइड पे फर्स्ट क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप लोग यहाँ पर देखोगे समावेशी शिक्षा से रिलेटेड टॉपिक है सीजी टेट में। इससे रिलेटेड जो है आप लोगों को 5 नंबर का क्वेश्चन, इन टॉपिक से रिलेटेड जो 10 नंबर का जो टॉपिक सीरीज मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था ना, तो 5 क्वेश्चन इससे आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों। तो अच्छे से और ध्यान पूर्वक आप लोग जो है इस पर बने रहना दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे है ना, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है सभी, एक मिनट दोस्तों, बस थोड़ा सा यहाँ पे मैं अपना पेन ले लेता हूँ। सभी बच्चों को, है ना, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा, ठीक है, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए आपका प्रयास होगा। और मैंने ना दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, इसमें आंसर भी दिया हुआ है और आंसर का व्याख्या भी आप लोगों के सामने लाया हुआ हूँ, ताकि आप लोग आसानी से उसे पढ़कर समझ सको दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे बात हो रही है गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा, है ना, प्रदान करने के लिए आपका प्रयास क्या होगा, किन लोगों को, बच्चों को दोस्तों। मैंने इससे पहले आप लोगों को पढ़ाया था टैग वर्ड्स और कीवर्ड्स, उसको जाकर एक बार उस वीडियो को जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, बहुत बेनिफिट है। बहुत ज्यादा मैंने उस पर रिसर्च करके उन सभी कीवर्ड्स को बनाया हुआ है, बहुत अच्छा ग्राफिक का यूज हुआ है। आप लोगों को बहुत सरल और आसान भाषा में वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी दोस्तों। तो एक बार उसे जरूर देखना। बच्चे भगवान स्वरूप होते हैं दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन। पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स को देख लेना दोस्तों, आप लोग ना 2 सेकेंड में ही आंसर देना स्टार्ट कर दोगे, 2 सेकेंड में, है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, बाल केंद्रित सामाजिक रूप से प्रासंगिक और न्यायोचित सीखने की प्रक्रिया प्रदान करता है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना पॉजिटिव है दोस्तों, इससे मैच हो रहा है। आगे अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, बच्चों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये भी पॉजिटिव है। इसमें से हम लोगों को ऑथेंटिक जो लगेगा ना, उसको हम लोगों को लेना है दोस्तों, ठीक है, ऑथेंटिक जो यहाँ पे आंसर होगा। देखते हैं, स्वयं की शैक्षणिक योग्यता व शिक्षण पद्धति को बेहतर करना, ये भी आप जो टीचर हो ना, आपको भी अपने ऊपर जो है सुधार करना है, ताकि बच्चे जो है पढ़ते समय पक ना जाए, है ना। बच्चों को मजेदार तरीके से आप लोगों को सिखाना है दोस्तों, बोर ना हो बच्चे, है ना। तो अपनी जो शैक्षणिक जो योग्यता व शिक्षण पद्धति है ना, जो विधियां हैं, आप लोगों को सुधार करना, ये भी यहाँ पे है ना। देखते हैं यहाँ पे, शाला को उच्च तकनीकी संबंध उपकरण युक्त बनाना, है ना। अब अगर आपको फंड ही नहीं मिल रहा है तो उस पर क्या करोगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो ऑथेंटिक जो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, बाल केंद्रित, ठीक है, यहाँ पे बाल केंद्रित सामाजिक रूप से प्रासंगिक और न्यायोचित सीखने की प्रक्रिया प्रदान करना दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं, आखिर इसका व्याख्या आप लोगों को समझा देता हूँ कि आखिर ये होता कैसे है ना। समावेशी शिक्षा का अर्थ सभी बच्चों, उनकी क्षमताओं या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना के लिए एक प्रभावी कक्षा वातावरण बनाना है, जहां उन्हें समान अवसर मिले। यह प्रक्रिया बाल केंद्रित होनी चाहिए और सामाजिक संदर्भ में प्रासंगिक व न्यायोचित होनी चाहिए, ताकि सामाजिक बाधाओं से प्रभावित हुए बिना सभी बच्चों को सीखने और विकसित होने का समान अवसर मिल सके। ये तो हो गया आप लोगों को ऑथेंटिक कंटेंट के रूप में। मैं आप लोगों को समझाता हूं अब कि आप जो है समावेशी शिक्षा को कैसे समझोगे।
आप लोगों ने जो है अभी हम लोग जो है यहीं पे 60-70 साल पीछे चले जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को आप लोग जानते हो, है ना? जातिवाद के कितने शिकार हुए हैं, उन्हीं उसी प्रकार बहुत लोग हैं जिन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था दोस्तों, है ना? यहाँ तक कि लड़कियों को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, ऊंच-नीच का भेदभाव होता था, है ना? मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये जो है समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है सभी लोगों को समान रूप से, एक शिक्षक, एक डॉक्टर, है ना? इन्हें कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए शिक्षा देते समय दोस्तों, ठीक है? तो ये याद रखना आप लोग कि सभी बच्चों को हमें समान रूप से लेके चलना है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के लिए हो। एक शिक्षक के लिए सिर्फ शिक्षा देना आवश्यक होता है, ना कि जाति में भेदभाव करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। इतने में ही जो है ना समावेशी शिक्षा हम लोगों को समझ में आ गया और मैं ये बता देना चाहता हूँ दिव्यांगता की ओर जितने भी बच्चे होते हैं, हम लोगों ने डिसेबिलिटीज भी पढ़ी हुई है, उन सभी बच्चों को समान रूप से हम लोगों को समझ के उनको समान शिक्षा देना है दोस्तों। जितना उनको आवश्यकता है ना, उतना ही हम लोगों को सभी को जो है शिक्षा देना है दोस्तों। ये याद रखना, जिन लोगों को जितना ज़रूरत है, हमें भेदभाव बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। ठीक है? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ठीक है? देखते हैं यहाँ पे ग्रामीण बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा किन विद्यालयों को खोला गया। याद रखना कि ग्रामीण बच्चों को, है ना, क्योंकि जो आपका जो परिवेश था ना, आपका जो परिवेश था वो जो है शिक्षा से वंचित था, है ना? जब जो है स्वतंत्रता के बाद जो बहुत ज्यादा बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी, कानून बनाए, सभी को पढ़ने का अधिकार मिला वहां पे, तो जो है जितने भी दलित समाज के जितने भी बच्चे थे, है ना, चाहे किसी भी राज्य में, उनको पढ़ने का जो है ना वहां पे अधिकार नहीं था। और ऊपर से बच्चे, उनके माता-पिता गरीब थे, वो कभी पढ़ने लिखने में अक्षम थे, है ना? तो उन्हें सक्षम बनाने के लिए वहाँ पे जो है कौन से केंद्र सरकार है, भारत सरकार द्वारा स्कूल और यह विद्यालय खोला गया। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे पहला है मॉडल स्कूल, दूसरा है सैनिक स्कूल, तीसरा है नवोदय विद्यालय और चौथा है केंद्रीय विद्यालय। तो यहाँ पे जो है ना दोस्तों, अभी जो है नवोदय विद्यालय का आप लोगों नवोदय विद्यालय लेंगे, है ना? नवोदय विद्यालय का जो है आप लोगों को एग्जाम देखने को मिलेगा, है ना? केवीएस और एनवीएस, केंद्रीय विद्यालय केवीएस और नवोदय विद्यालय आप लोगों का जो है ग्रामीण जो क्षेत्रों में जो विद्यालय होता है ना, उन बच्चों के लिए होता है। यहाँ पे ईएमआरएस का भी जो है रिजल्ट वो आ चुका है, उसका जो आंसर की है, उसके ऊपर भी मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो दोस्तों। तो आखिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे नवोदय विद्यालय होता क्या है दोस्तों, है ना? जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना भारत सरकार की 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को मुफ्त उच्च गुणवत्ता वाली आवासीय शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी, है ना? भले ही उनकी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, इन विद्यालयों में 75% सीटें ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए आरक्षित है दोस्तों। ठीक है? तो इनसे जो है क्वेश्चन एक समावेशी शिक्षा से रिलेटेड और ग्रामीण बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करानी थी। तो ये जो क्वेश्चन बनाया जाता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप लोग जो है आने वाले समय में भावी शिक्षक होने वाले हो। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बच्चे के साथ हमें व्यवहार कैसे करना है, क्षेत्रों के अकॉर्डिंग। ठीक है? तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, है ना? यहाँ पे देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी टीचर्स के लिए, है ना? तो इसे जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म शिक्षण संबंधित होता है, सूक्ष्म शिक्षण संबंधित होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका पहला ऑप्शन। इससे पहले आप लोग ये जानो कि सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है। माइक्रो टीचिंग, है ना? आप लोगों ने बीएड डीएलएड किया हुआ है ना? तो माइक्रो टीचिंग जो होता है ना दोस्तों, पढ़ाते कैसे हैं, है ना? पढ़ाते समय किन किन सावधानियां रखनी चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, अपना प्रेजेंटेशन कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, ये सारी जो स्किल डेवलपमेंट बोल सकते हैं। एक शिक्षक के अंदर जो है स्किल डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाए ताकि उसे आसानी से समझ में आ सके, है ना? बच्चे खेल खेल में सीख सके। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पहला ऑप्शन जो है शिक्षण विधि से, शिक्षण कौशल से,
शिक्षण प्रतिमानों से, शिक्षण प्रविधियों से। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो है स्किल से रिलेटेड है दोस्तों, शिक्षण कौशल से। यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है और यहाँ पे व्याख्या भी मैंने प्रेजेंट किया हुआ है। सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षक प्रशिक्षण तकनीकी है जो शिक्षण कौशल जैसे प्रश्न पूछना, व्याख्या करना, प्रदर्शन करना आदि विकसित करने पर केंद्रित है दोस्तों। आप लोगों ने भी बीएड डीएलएड किया होगा, है ना? तो इस प्रकार से जो है आप लोगों ने वहां पे प्रोजेक्ट बनाकर, है ना, पीपीटी बनाकर अपने जो वहां पे जो टीचर होते हैं ना, फैसिलिटर होते हैं, उनके सामने प्रेजेंट जरूर किए होंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ठीक है, आ, विकास के सिद्धांत के अनुसार, है ना, मैंने आप लोगों को पहला ही वीडियो पढ़ाया था। विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इसके ऊपर जो है हम लोगों ने वीडियो बना लिया है। तो आप लोग जाके एक बार प्ले लिस्ट में जाकर देखना जरूर दोस्तों। वीडियो को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया हुआ हूं मैं वहां पे, हर एक टॉपिक को। ठीक है, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छा कंटेंट लाया था। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर जरूर देखना और इससे क्वेश्चन जो है ना देखने को जरूर मिलता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, है ना। पहला ऑप्शन है विकास की सभी प्रक्रियाओं के बीच संबंध नहीं होता है ना, ये तो नेगेटिव हो गया। है ना, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये भी नेगेटिव हो गया। विकास हमेशा रेखीय होता है क्या, है ना, ये भी नेगेटिव हो गया। यह सभी के लिए समान गति से नहीं होता दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है विकास के सिद्धांत का निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है यह सभी के लिए समान गति से नहीं होता। ये जो है यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव लेंगे इस पॉइंट को। क्यों लेंगे दोस्तों, क्योंकि विकास जो है एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, लेकिन इसकी गति हर व्यक्ति में अलग अलग होती है ना। और जो है किस प्रकार से होती है, क्योंकि उसका परिवेश, उसका वातावरण, हर किसी का जो है परिवेश और वातावरण अलग होता है। हर किसी की जो सीखने की क्षमता है वो अलग प्रकार की होती है, उसकी बुद्धि जो लब्धि होती है ना वो अलग प्रकार से होती है, उनकी रुचि अलग प्रकार से होती है। लेकिन एक ना एक दिन अगर वो अपने इन सभी चीजों पर काम करे तो वो जो है ना, वो जो इंसान है कामयाबी जरूर हासिल करता है दोस्तों। तो देखते हैं, और विकास जो है रेखीय नहीं होता दोस्तों, है ना, बल्कि वर्तुलाकार होता है दोस्तों, क्योंकि ये एक समान नहीं चलता, ये जो है वर्तुलाकार गति होती है दोस्तों, है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है बनाया जाता है। ठीक है, और यह एक सतत लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हम लोग जो है 30 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो 30 क्वेश्चन ना दोस्तों आप लोगों के लिए 60-70 क्वेश्चन के बराबर है। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार मजेदार तरीके से आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सीखने के पुनर्बलन, है ना। अब देखो पुनर्बलन होता क्या है, मैंने इसके ऊपर भी आप लोगों को पढ़ाया हुआ था, है ना, अधिगम के सिद्धांत में। ठीक है, अधिगम के सिद्धांत में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था यहाँ पे सीखने के पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक है दोस्तों। एक बार वीडियो को जरूर देख के आना, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, सीजी टेट में ये क्वेश्चन और सी टेट में क्वेश्चन जो है पूछा गया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, है ना। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसमें ई एल थॉर्नडाइक, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देरी के लिए माफी चाहता हूं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा गला सूख रहा था बोल बोल के। ठीक है, सीखने के पुनर्वलन सिद्धांत के प्रतिपादक है ई एल थॉर्नडाइक। ठीक है, तो आप लोग जानते हो कि ई एल थॉर्नडाइक ने जो है बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था, है ना। आई पी पॉलो जो है कुत्ते के ऊपर, कोहलबैर्ग ने नैतिक सिद्धांत दिया हुआ था, लेकिन सी एल हॉल ने जो है पुनर्बलन मतलब रेनफोर्समेंट सिद्धांत प्रतिपादन किया। ठीक है, क्यों किया, अगर जब हम बच्चों को, है ना, पुनर्बलन क्या होता है, बच्चों को प्रेरित करते हैं, उन्हें कोई जो है वो टॉफी चॉकलेट देते हैं, हाँ बच्चा बच्चा बहुत शाबाशी, तुमको जो है अब आगे और प्रयास करो, है ना, और प्रयत्न करो, बहुत अच्छा प्रयास था आप लोगों का, और अच्छे से मेहनत करो और कामयाबी हासिल करोगे। तो आज का जो आप लोगों ने प्रयास किया ना उसके लिए ये चॉकलेट। ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से जब हम लोग बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें इनाम देते हैं, तो उन्हें जो है उन चीजों को करने के लिए और आनंद प्राप्ति होती है।
वो जो है उन चीज़ों को करने के लिए जो है ना बार-बार प्रयास करते हैं और जो है उन सब चीज़ों को सीखने में उनको मज़ा आता है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में जो है कौन ऐसा टीचर मिला जो आपको सबसे ज़्यादा पुनर्वलन किया हुआ। ठीक है? इस प्रकार से हम लोग छोटे-छोटे ट्रिक और पॉइंट्स के माध्यम से अच्छे से सीखेंगे दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना? पाठ्य सहगामी क्रियाएँ सहायक नहीं है ना? पाठ्य सहगामी क्रियाएँ सहायक नहीं है। पाठ्य सहगामी क्रिया क्या है अब? इसको हम लोग देखेंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, शाल्य कार्यालयी कार्य में, है ना? विशेष रुचियों के विकास में, नैतिक मूल्यों के विकास में, अनुशासन स्थापित करने में। पाठ्य सहगामी क्रियाएँ, है ना? तो देखो यार को करिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है? को करिकुलर एक्टिविटी पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे, है ना? शाल्य कार्यालयी कार्य में। शाला के जो हम लोग जो है प्रपत्र लाना, लेटर लाना या एग्ज़ाम लेना, ये जो ऑफ़िशियल काम होता है ना जो स्कूल में जो टीचर टीचर के साथ, है ना? प्रिंसिपल इनका तालमेल होता है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएँ बच्चों के साथ हम लोगों को रखना है ना? बच्चों के साथ रखना है। टीचर टीचर जो वहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं, प्रपत्र लाना, लेटर लिखना, उनको नोटिस देना, ये उनसे रिलेटेड है क्या? नहीं है, सीधी-सी बात है यहाँ पे। है ना? तो शाल्य कार्यालय कार्य में यहाँ पे जो है सहायक नहीं है। को-करिकुलर एक्टिविटीज़ चलिए आइए देखते हैं व्याख्या में, है ना? पाठ्य सहगामी क्रिया मतलब को-करिकुलर एक्टिविटी छात्रों के सर्वांगीण विकास, विशेष रुचियों, नैतिक मूल्य और अनुशासन में सहायक होती है। ये सीधे तौर पर स्कूल के दफ्तारी कामकाज से संबंधित नहीं होते हैं दोस्तों। है ना? ये तो बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, है ना? तो बस आप लोगों को बच्चे के हित में सोचना है और बच्चों के हित में जो नेगेटिव है, उसको आप लोगों को यहाँ पे आंसर ले लेना है, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। इतना समझ में आया ना? आंसर जो है बच्चों के हित में नहीं है, तो उसको आप लोग समझ जाना नेगेटिव है और नेगेटिव का भाई नेगेटिव होता है। बस इतना ही आप लोगों को यहाँ पे जो है प्रेजेंट माइंड का आप लोग यूज़ करना, है ना? वहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना इसलिए बार-बार आप लोग जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करना दोस्तों, ठीक है? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ठीक है? अगर किसी कार्य को ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, अगर किसी कार्य को करते समय बच्चा उबाऊ महसूस करे, तो यह संकेत है कि अब बच्चा जो है वो पक गया। जैसे मैं ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्ट आप लोगों को मैं यहाँ पे अब मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग कितने जो है वो जो है बोर होने लगे हो, मेरे पढ़ाने के तरीके से, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? तो अगर किसी कार्य को करते समय बच्चा उबाऊ महसूस करे, तो यहाँ संकेत है। कैसे? कि अगर आप लोग बच्चे को पढ़ा रहे हो, है ना? लेक्चर दे रहे हो उनको, व्याख्यान विधि या किसी भी विधि को पढ़ाते समय किसी भी विधि का आप लोग उपयोग कर रहे हो बच्चे को पढ़ाने के लिए और वो बच्चा जो है बच्चे का ध्यान वहाँ पे केंद्रित नहीं है एक भी बच्चे का क्लास में। तो इसमें गलती किसकी है? आपकी है कि बच्चे की है? चलिए देखते हैं ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है? ऑप्शन में ज़रूर बताना दोस्तों, कमेंट ज़रूर करना मुझे। बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की क्षमता नहीं है, बच्चे को अनुशासित होने की आवश्यकता है, कार्य यांत्रिक रूप से दोहराया जा रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे जो है बच्चे के हमें विरोध में नहीं जाना है, बच्चे के हमको हित में जाना है, मतलब गलती जो है वो टीचर की है। तो यहाँ पे ये तो सभी नेगेटिव है ना? ये नेगेटिव है बच्चे के हित में जाके, है ना? ये सभी जो आंसर यहाँ पे ऑप्शन जो है सभी जो है ऑप्शन जो है बच्चे के लिए नेगेटिव है, लेकिन हमें तो आंसर जो है बच्चे के लिए पॉजिटिव लेना है। तो एक टीचर की गलती है ना यहाँ पे। कार्य यांत्रिक रूप से दोहराया जा रहा है, तो ये आंसर हमारा होगा, है ना? ये आंसर हमारा होगा। अब देखते हैं व्याख्या। जब कोई कार्य बच्चे की रुचि के अनुसार नहीं होता या उसे बिना किसी उद्देश्य के बार-बार दोहराया जाता है, तो बच्चा उबाऊ मतलब बोर होने लगता है। यह संकेत है कि शिक्षण विधि में बदलाव की आवश्यकता है दोस्तों। गलती एक टीचर की होती है कि बच्चे की पढ़ने की जो क्षमता है उसे बिना समझे, है ना? उनकी रुचियों को बिना समझे एक शिक्षक उनको पढ़ा रहे हैं। आखिर एक बच्चे की सीखने की हर प्रकार से अलग-अलग जो उनका व्यक्तित्व विकास होता है, हर बच्चे की सीखने की क्षमता अलग-अलग होती है। उनकी रुचियों को जानना बहुत ज़रूरी होता है हम लोगों को। तो चलिए दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे जो है ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों से प्रश्न पूछा गया, है ना? अब देखते हैं थोड़ा-सा यहाँ पे थिंकिंग यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बेस पे क्वेश्चन बनाया गया है ना? ऑप्शन ए देखते हैं, बच्चों की अवधारणात्मक समझ का ज्ञान हो,
है ना? बच्चों की अवधारणात्मक समझ का ज्ञान हो। सेकंड ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन बना रहे, कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया सुगम हो, बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। ठीक है? अब हम लोगों को इसमें पॉजिटिव आंसर ढूँढना है कि प्रश्न पूछने वाला। मैंने इसके ऊपर कीवर्ड्स, टैग वर्ड्स में बताया, एक बार ज़रूर देखना दोस्तों, आप लोग उसे नोट डाउन ज़रूर कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है ना? बच्चों के हित में कौन-सा है? अवधारणात्मक समझ का ज्ञान हो, है ना? इसे आप लोगों ने जो है बीएड, डीएलएड किए हो ना, तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना? ठीक है? प्रश्न पूछा गया। क्यों पूछा जाता है प्रश्न? ताकि बच्चे खुद से स्वतंत्र रूप से उनके जवाब दे सके, है ना? और उनके जवाब को हमें स्वीकार करना है, उन्हें पुनर्बलन देना है, उनको प्रोत्साहित करना है दोस्तों कि हाँ बच्चों, आप लोग जो है प्रश्न पूछे हैं तो उनका जवाब अच्छे से खुल कर दो बिना डरे। ठीक है? इस प्रकार से अनुशासन जो है बनाओ, लेकिन नेगेटिव तौर पे नहीं। है ना? तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा-सा इसमें लिखा क्या है वो व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाना है। प्रश्न पूछने से शिक्षक को यह पता चलता है कि बच्चे विषय वस्तु की अवधारणा को किस हद तक समझ पाए। मैं ही आप लोगों को क्वेश्चन पूछूँगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे तब तो मुझे समझ में आएगा ना। मैं जान पाऊँगा कि आप लोगों को मैं जो ये टॉपिक जितने भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में क्या लिखोगे उसे? ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी भावी शिक्षक बनने वाले हैं तो ध्यान ज़रूर देना। इन सब बातों को सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में व्यक्तिक भिन्नताएँ निर्धारित होती है। मनुष्य में व्यक्तिक भिन्नताएँ मैंने आप लोगों के लिए पर्यावरण और आनुवंशिकता, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक बनाए हुए हैं। एक बार जाके वीडियो को ज़रूर देखना दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने कवर किया हुआ है। क्वेश्चन आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चन, है ना? अभी जितना भी पढ़ा रहा हूँ ना, उनसे आप लोगों को एग्ज़ाम में रिलेटेड क्वेश्चन या इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है पर्यावरणीय विभिन्नताओं से, अनुवांशिकी विभिन्नताओं से, पर्यावरण एवं अनुवांशिकता के बीच अंतर संबंध से। ये जो है पॉजिटिव है। ये ए सिंगल पूछा जा रहा है ना? ये भी सिंगल पूछा जा रहा है तो नेगेटिव है ना? और ये इनमें से कोई नहीं, नहीं, दोनों का संबंध जो है बराबर रूप से होता है एक बच्चे के सीखने में। है ना? अधिगम करने में। देखते हैं यहाँ पे किसी व्यक्ति का विकास और उसमें पाई जाने वाली भिन्नताएँ केवल आनुवांशिकता या केवल पर्यावरण पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इन दोनों के बीच जटिल अंतःक्रिया का वहाँ पे परिणाम होता है दोस्तों, ये याद रखना। इनसे जो है क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों को उठाकर पूछ दिया जाता है आप लोगों के परिभाषा से। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है? शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण के दौरान निम्न में से किसका आकलन करता है दोस्तों, है ना? शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण के दौरान निम्न में से किनका आकलन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे विद्यार्थियों का, पाठ्य पुस्तकों का, स्वयं का, विद्यार्थियों एवं स्वयं दोनों का, है ना? तो यहाँ पे जो है मैं आप जो है मेरे प्यारे-प्यारे भाई-बहन स्टूडेंट के रूप में ले लो, है ना? मैं आपका शिक्षक हो गया। अब मैं जो है आपका ही मूल्यांकन करूँगा वहाँ पे। आपका आकलन करूँगा वहाँ पे, सॉरी मूल्यांकन बोला, आपका ही मैं वहाँ पे आकलन करूँगा। तो यहाँ पे तो मैं गलत हूँ ना, है ना? मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है और किस स्तर पे जाके आप लोगों को पढ़ाना है। अगर मैं खुद का आकलन नहीं करूँगा, सिर्फ़ आपका आकलन करूँगा, तो ये सही बात यहाँ पे नहीं है दोस्तों, है ना? तो हम लोग दोनों ऑप्शन को लेंगे। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है विद्यार्थियों एवं स्वयं दोनों को। तो ये हमारा पॉजिटिव होगा और यही राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है? देखते हैं प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक न केवल यह आकलन करता है कि छात्र क्या सीख रहे हैं, बल्कि यह भी आकलन करता है कि उसकी अपनी शिक्षण विधि कितनी प्रभावी है। अगर मेरी शिक्षण जो विधि है ना? मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा वक्तव्य आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग मुझे सुनोगे क्या? नहीं सुनोगे। मेरा वीडियो को आप लोग देखोगे क्या? लेक्चर को आप लोग अटेंड करोगे क्या? नहीं करोगे। ठीक है दोस्तों? तो इस प्रकार से आप लोगों को अपने शिक्षण जो तरीका है ना, उस पर ध्यान देना है। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ठीक है? 11वां नंबर शिक्षण कार्य का आकलन
वह मूल्यांकन करने के लिए सबसे छोटी शर्त कौन सी है? इनसे क्वेश्चन जो है ना दोस्तों आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ना आकलन व मूल्यांकन के टॉपिक को। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे मापन, जांच, परीक्षा इनमें से कोई नहीं। स्पष्ट रूप से शिक्षण कार्य का आकलन व मूल्यांकन करने की सबसे छोटी शर्त कौन सी है ना? टेस्ट मैंने आप लोगों को जो है पॉइंट पहले वीडियो में पढ़ा है टॉपिक टॉपिक। अभी मैं आप लोगों की ये देखना चाहता हूँ कमेंट बॉक्स पे बताना, है ना? मैं आप उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ इन सब चीज़ों को। अभी मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग जितने टॉपिक्स मेरे लेक्चर अटेंड किए हो या किसी भी कोचिंग का, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने अटेंड किया है, मेरे इस एमसीक्यू सीरीज को आप लोग देख रहे हो, उसमें कमेंट में आंसर ज़रूर बताओगे, है ना? टेस्ट देने के लिए ही आए हो ना यहाँ पे, है ना? आप लोग आंसर कमेंट करोगे। तो यहाँ पे जो शिक्षण मैंने दिया, कार्य का आकलन व मूल्यांकन करूंगा मैं, है ना? तो सबसे छोटी जो तरीका होगा वो टेस्ट ही होगा ना दोस्तों, है ना? ताकि आप लोग जो है कितना उन सभी चीजों को समझे हो, प्रश्नों के आंसर कैसे दे रहे हो, ये सारी चीजें आप लोगों को मैं देखने के लिए एक छोटा सा टेस्ट ले रहा हूँ यहाँ पे। कमेंट बॉक्स पे आंसर जरूर बताना दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जांच टेस्ट आप लोगों को पता चल गया होगा, है ना? देखते हैं यहाँ पे मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है ना? मूल्यांकन करने के लिए हमें डेटा इकट्ठा करने के सबसे बुनियादी साधन की आवश्यकता होती है, जो कि एक छोटी जांच टेस्ट हो सकती है। यह मापन और परीक्षा से कम औपचारिक होती है। ठीक है, मापन और परीक्षा से कम औपचारिक होते हैं दोस्तों, ये बात आप लोग याद रखना, क्योंकि इनसे इन सभी लाइनों से, है ना, इन सभी लाइनों से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जाता है। इस कारण से मैंने इंपॉर्टेंट तरीके से यहाँ पे मर्ज किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर, है ना? मापन की सर्वाधिक विश्वसनीय मापनी है। मापन की सर्वाधिक विश्वसनीय मापनी है। आपका पहला यहाँ पे ऑप्शन है अनुपात, क्रमिक, अंतराल, शाब्दिक, है ना? तो यहाँ पे जो है ना दोस्तों आंसर होगा हमारा अंतराल। आंसर क्यों होगा इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मापन के 4 स्तरों में शाब्दिक, क्रमिक, अंतराल, अनुपात, सीजी टेट में पूछा जा सकता है मापन के कितने स्तर। ठीक है, तो अंतराल मापनी के को अक्सर अधिक विश्वसनीय माना जाता है। अंतराल मापनी क्योंकि इसमें समान इकाइयों के बीच समान अंतराल होते हैं और इसका उपयोग सांख्यिकीय विश्लेषण में किया जाता है दोस्तों। तो ये याद रखना आप लोगों को, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बच्चा उद्देश्य व कार्य को तर्क पूर्वक सोच सकता है। ठीक है, यह प्याजे की अवस्थाओं का एक कारण है, वह अवस्था कौन सा है? मैंने जीन प्याजे के ऊपर बहुत बेहतरीन नोट्स आप लोगों के ऊपर प्रोवाइड किया है, बहुत अच्छे स्लाइड बना के मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। एक एक चीज को बारीकी से डिटेल में जाके वीडियो को आप लोग जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे हम लोग कौन सी अवस्था है। संवेदी पेशी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है ना? तो चलिए यहाँ पे व्याख्या देखते हैं। आंसर तो आप लोगों को समझ में आया। प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था, प्रत्यक्ष मतलब देख कर, जान कर, महसूस करके, है ना, सामने में वो है तब, है ना? चलिए देखते हैं। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, है ना, लगभग 7 से 11 वर्ष की आयु में होती है दोस्तों, जहां बच्चा ठोस वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तर्क पूर्वक सोचना शुरू कर देता है दोस्तों। याद रखना, तर्क पूर्वक सोचना शुरू कर देता है, लेकिन वो जो होता है वो मूर्त चिंतन होता है, अमूर्त नहीं होता दोस्तों। ये आप लोग याद रखना, है ना? एक बार अच्छे से रिवीजन जरूर करना दोस्तों, वीडियो को जाकर देखना जरूर। ठीक है, प्लेलिस्ट में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे कहाँ सीखते हैं, है ना? बच्चे कहाँ सीखते हैं? चलिए देखते हैं यहाँ पे घर में, विद्यालय में, समाज में, प्रत्येक स्थान और प्रत्येक मतलब हर स्थान में, हार लिखा हुआ है लेकिन हर स्थान में, है ना? बच्चे जो है वातावरण से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया, घर ही उनके सर्वप्रथम विद्यालय होता है। उसके बाद आप लोग जो है विद्यालय में फिर समाज में, आसपास के वातावरण से कोरिलेट करके मतलब प्रत्येक स्थान पर जाकर सीखते हैं, है ना? क्योंकि सीखना एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है ना? सर्वव्यापी प्रक्रिया है। बच्चे ना केवल औपचारिक, है ना, घर स्कूल सीखते हैं, बल्कि अपने परिवेश और
हर अनुभव, हार जीत से हर जगह सीखते हैं। अब तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोबाइल हो गया है। मोबाइल में क्या देख रहे हैं, है ना, क्या सुन रहे हैं, इन सभी चीजों से भी बच्चे के ऊपर इफेक्ट यहाँ पे पड़ता है दोस्तों। तो आप लोग याद रखना, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षमता से आशय है, मैंने जो है डिसेबिलिटीज, है ना, डिसेबिलिटीज के ऊपर जो है वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है। बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बनाया है, हर एक पॉइंट को कवर करके बनाया है, बहुत अच्छे से समझाया है। जाकर उसे जरूर देखना दोस्तों एक बार लेक्चर को, है ना। देखते हैं यहाँ पे, व्यक्ति विशेष की सफलता में बाधा, व्यक्ति तथा, ये तो नेगेटिव हो गया यहाँ पे, है ना। व्यक्ति तथा परिवेश के बीच अंतःक्रिया में बाधा, ये भी यहाँ पे जो है नेगेटिव हो गया, है ना। दोषपूर्ण उतकों उतकों से शारीरिक बाधा, ये भी नेगेटिव हो गया। कार्य को समय पर पूर्ण नहीं करना, ये भी नेगेटिव हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोगों को आंसर कैसे लेना है, ठीक है। तो व्यक्ति तथा परिवेश के बीच अंतःक्रिया में बाधा है दोस्तों, है ना। यहाँ पे जो ये है ना, दोषपूर्ण, इसको काट दो। कार्य को समय पर पूर्ण नहीं करना, इसे भी काट दो। व्यक्ति विशेष की सफलता में बाधा, सफलता में बाधा नहीं होता, हाँ, लेकिन व्यक्ति तथा परिवेश के बीच अंतःक्रिया में बाधा जरूर होता है, ठीक है। तो इसे लेते कैसे डिसेबिलिटीज को, अगर डिसेबिलिटीज को ध्यान पूर्वक देखा जाए, जैसे कि आप लोग जानते हो बड़े बड़े एक महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन को आप लोग जानते होंगे, उनको भी डिसेबिलिटीज था, है ना। आप लोगों ने इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, डिटेल में वीडियो बनाया है ना। आप लोगों ने जो है तारे जमीन पर मूवी देखा होगा, उसमें भी वो छोटा बच्चा जो रहता है ना, उसको भी डिसिप्लिन, लेकिन उसके ऊपर हम लोग जब काम करते हैं, है ना, जब काम करते हैं तो ये जो बाधा है ना, एक दिन सफलता की चाबी भी बन जाती है, एक अलग पहचान बना देती है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अक्षमता एक जटिल घटना है जो केवल शारीरिक दोष नहीं है, बल्कि यह तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति और उसके पर्यावरण के बीच संपर्क में बाधा आती है, जिससे व्यक्ति की सामान्य गतिविधियों में भागीदारी सीमित हो जाती है दोस्तों, ठीक है। ये याद रखना दोस्तों, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन जो है बनाया ही जाता है। डिसलेक्सिया हो, अक्षमता हो, डिसेबिलिटीज हो, है ना, इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। एडीएचडी, ऑटिज्म से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। ये तो पहला क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों को भ्रमण पर ले जाना चाहिए, है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, सीजी टेट का। बच्चों को भ्रमण पर ले जाना चाहिए, क्योंकि क्यों ले जाना चाहिए, चलिए देखते हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन है, भ्रमण के समय वे मनोरंजन करते हैं, इससे वे आनंदित होते हैं। भ्रमण के दौरान बच्चों शोर नहीं करते हैं, नेगेटिव हो गया, है ना। ये भी जो बच्चे के हित में तो है, बच्चों के हित में है, लेकिन ऑथेंटिक जानकारी है क्या, नहीं है। भ्रमण से बच्चे अधिक सीखते हैं। अब देखो आंसर हम लोगों को कैसे देना है ना, सीखना और बच्चा दोनों को मिला दो पॉजिटिव तौर पे, इस कारण से हम लोगों ने ये आंसर लिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा दोस्तों, आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा, है ना। शैक्षिक भ्रमण, ये टॉपिक आप लोगों ने बीएड और डीएलएड दोनों में पढ़ा होगा। प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करते हैं जो कक्षा कक्ष शिक्षण की तुलना में सीखने को अधिक प्रभावी, स्थायी और आनंददायक बनाते हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना कि आप लोग जो है भ्रमण के लिए आपके स्कूल समय हो गया या कॉलेज के समय में कहाँ का है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या कमेंट बॉक्स पे कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका पीडीएफ का जो है आप लोगों को पूरा जो है पैटर्न मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन का। मैं भी क्या क्या बोलता रहता हूँ, है ना। तो आप लोग जो है इसका पीडीएफ जो है ना, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। और स्पष्ट रूप से मिलेगा, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, वो आप लोग उसमें देखने को नहीं मिलेगा, पीडीएफ जो है स्पष्ट रूप से होगा, ठीक है, ताकि आप लोग उसे प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हो दोस्तों। चलिए आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है केवल मूल्य शिक्षा की, क्यों है, देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर, इन सभी स्तरों पर, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा, इन सभी स्तरों पर, है ना। प्राथमिक स्तर पर भी आवश्यक है, माध्यमिक स्तर पर भी आवश्यक है, महाविद्यालय, ताकि मूल्य शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन, छात्रों के नैतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है ना। और यह सीखने की एक सतत प्रक्रिया है, जिसकी आवश्यकता जीवन के सभी स्तरों और शैक्षणिक चरणों में होती है, क्योंकि
सीखना तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना? अब देखो आप लोग एनसीईआरटी का जो नया नियम और कानून बना हुआ है उसे जाकर एक बार जरूर पढ़ना। जिसके पास स्किल होगा ना, डिग्री मायने नहीं रखता, जो स्किल होगा, है ना, उन कार्यों को करने के लिए स्किल पहले होगा, है ना दोस्तों? जो आप लोगों के पास जो कौशल है उसे आप लोग दिखाओ, है ना? क्योंकि डिग्री तो पैसों से खरीदा जा सकता है, लेकिन जो स्किल है, जो कौशल है, उसे आप लोग नहीं खरीद सकते। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से मजेदार तरीके से, है ना? बच्चे की बुद्धि व विकास के अध्ययन के लिए कौन सा तरीका बेहतर होगा? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्धि से क्वेश्चन है ना? मनोवैज्ञानिक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासात्मक विधि, सांख्यिकी विधि। तो आप लोग बताओ मुझे कौन सी विधि जो है विकास के अध्ययन, बच्चे के बुद्धि व विकास के अध्ययन के लिए कौन सा तरीका बेहतर होगा? तो यहाँ पे जो है विकासात्मक विधि जो होगा वो सबसे बेहतर होगा दोस्तों। ठीक है, क्यों होगा? आइए देखते हैं। व्याख्या में विकासात्मक विधि डेवलपमेंट मेथड बच्चों की बुद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि यह समय के साथ होने वाले व्यवस्थित परिवर्तनों का अध्ययन करती है दोस्तों, इस कारण से। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, है ना? गौरव बातें करने के लिए संकेतों का प्रयोग बार बार करता है। एक बच्चा है गौरव, बातें करने के लिए संकेतों का प्रयोग बार बार करता है। एक शिक्षक होने के नाते आप उसकी शिक्षा व्यवस्था करेंगे, है ना? उसकी शिक्षा व्यवस्था कैसे करेंगे, है ना? विशेष आवश्यकता अनुसार अलग संस्था में, है ना? ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गया। एक सामान्य स्कूल में सबके साथ, ये पॉजिटिव है ना? एक सामान्य स्कूल में चुने हुए बच्चों के साथ, ये तो नेगेटिव हो गया यहाँ पे, है ना? आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञों की देख-रेख में, है ना? ये भी नेगेटिव हो गया। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोग जो है समावेशी शिक्षा का उल्लंघन तो यहाँ पे कर रहे हो ना, है नी? यहाँ पे समावेशी शिक्षा का उल्लंघन तो कर रहे हो ना, है ना? एक बच्चे के हित में जाके आप लोग नहीं सोच रहे हो दोस्तों। हमें जो है बच्चे को प्रेम पूर्वक, है ना, स्पष्ट रूप से व्याख्या में मैं बता देता हूँ। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत यह कहता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अपने साथियों के साथ एक सामान्य स्कूल में मुख्य धारा की शिक्षा मिलनी चाहिए, ताकि उनका सामाजिक और शैक्षिक समावेश सुनिश्चित हो सके। अब मैं आप लोगों को इस टॉपिक को थोड़ा-सा गहराई में लेके जाता हूँ। एक बच्चा है ना गौरव, ठीक है? अब वो जो है संकेतों का उपयोग करता है, मतलब वो बोल नहीं पाता है। अब उनके जितने भी जो वातावरण में रहता है ना, सारे दोस्त रहते हैं वहाँ पे। अब आप लोग जो है बाकी जो ऑप्शन है उनका प्रयोग करके देखना। वो जो बच्चा है ना, खुद में जो है वो गिल्टी महसूस करने लगने लग जाएगा कि क्या मैं इन सभी बच्चों से अलग हूँ? मैं इनके साथ जो है बैठकर पढ़ नहीं सकता क्या? मेरे दोस्त तो छूट रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे ना भावनात्मक रूप से ना बहुत ज़्यादा, मतलब सेंसिटिव रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं वहाँ पे। है ना? बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है दोस्तों। तो हमें जो है बहुत ही देख और समझ के जो है उनके साथ व्यवहार करना है, ताकि उनको किसी भी प्रकार से बुरा ना लगे दोस्तों। उनको अलगाव या भेदभाव का शिकार हमको नहीं होने देना है। आशा करता हूँ कि आप लोग भी इन सभी चीज़ों को अपनाओगे एक शिक्षक बनने वाला हो तो। ठीक है? चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन-सी विधि छात्रों को सिखाने में अधिक प्रभावी है? कौन-सी विधि छात्रों को सिखाने में अधिक जो है, देखते हैं दोस्तों व्याख्यान विधि। ये तो नेगेटिव वर्ड में हम लोग लेते ही हैं, क्योंकि ये बड़े क्लास में होता है, तो छोटे बच्चों को हम लोग जो है वो लेक्चर नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो खुद ही खुद पक जाएँगे, ऊब जाएँगे, बोर हो जाएँगे। करके सीखने की विधि, ये बेस्ट है। लर्निंग बाय डूइंग, जो जीन पियाजे कहते हैं। बच्चे खुद एक्टिव लर्नर होते हैं, है ना? लेओगास्की भी कहते थे, बच्चे खुद एक्टिव लर्नर होते हैं, खुद करके सीखते हैं। जॉन डीवी के आप लोग जानते हैं, उनसे क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों, है ना? पाठ्य पुस्तक विधि, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, आप लोगों को बोर हो जाएँगे उन लोग। प्रदर्शन विधि, है ना? प्रदर्शन विधि इनसे भी बच्चे जो है बोर हो जाते हैं। लेकिन बच्चों को आप लोग खुद करके सीखने के लिए बोलोगे ना, कर के सीखते हैं। ये पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पूछा गया है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? खेल-खेल में उन्हें सिखाओ, खुद से सीखने दो। बस आप लोग जो है फैसिलिटर के रूप में हो, याद रखना, तानाशाह नहीं हो। वो जो पुरानी जो पद्धति है ना, अब खत्म हो चुकी है। रिपीट 2020 के साथ, ठीक है? तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं करके सीखना, है ना?
छात्रों को सक्रिय रूप से प्रक्रिया में शामिल करता है, जिससे ज्ञान अधिक स्थायी होता है और समझ बेहतर होती है। यह आधुनिक शिक्षा शास्त्र में सबसे प्रभावी तरीके में से एक है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। वर्तमान परीक्षा प्रणाली, है ना, वर्तमान परीक्षा प्रणाली में मुख्य रूप से उद्देश्यों का मापन, है ना, उद्देश्यों का जो मापन होता है यहाँ पे वो किस प्रकार से होता है, किस पक्ष में होता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है ना। तो देखते हैं, वर्तमान परीक्षा प्रणाली मुख्य रूप से उद्देश्यों का मापन करती है पक्ष की, ज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोशारीरिक, इनमें से कोई नहीं। तो परीक्षा प्रणाली जो है मुख्य रूप से उद्देश्यों का मापन करती है पक्ष, तो ज्ञानात्मक रूप से करेगी ना, है ना। ज्ञानात्मक की एक बच्चे में जो है नॉलेज कितना है, उसका अंक कितना है, इस बेस पे जो है अभी जो है वर्तमान परीक्षा प्रणाली मुख्य रूप से इन उद्देश्यों का मापन करती है। मापन मतलब ज्ञान का करती है ना, ज्ञान का मापन करती है। वो स्कूल में जा रहे हो तो ज्ञान का ही मापन होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो, वर्तमान की पारंपरिक परीक्षा प्रणालियां मुख्य रूप से छात्रों के संज्ञानात्मक ज्ञानात्मक पक्ष यानी याद रखने और समझने की क्षमता का आकलन करती है, ना कि उनके भावात्मक या मनोशारीरिक कौशल का। इनसे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को बनाया जाता है, बनाया भी गया है और इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा भी जाता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, है ना। प्रश्नावली विधि है ना, सस्ती, कठिन, वैज्ञानिक, सृजनात्मक, है ना। प्रश्नावली विधि है, कौन सा है, सृजनात्मक विधि, है ना। क्यों है, कैसे है, देखते हैं यहाँ पे। प्रश्नावली विधि को अक्सर डेटा संग्रह का एक सस्ता और सीधा तरीका माना जाता है, लेकिन इसके लिए प्रश्नों के निर्माण में सावधानी और सटीकता की आवश्यकता होती है ना। जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों के लिए मैंने ये प्रश्न बनाया हुआ है ना, सृजन किया हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों के लिए लाया हूँ, सीजी टेट और सी टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं उस पे ये देखूंगा ही नहीं और डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दूंगा, आप लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन, वैसा पैटर्न ही नहीं है एग्जाम से रिलेटेड, तो आप लोग मेरे वीडियो को देखोगे क्या, लेक्चर को अटेंड करोगे क्या, नहीं करोगे, है ना, नहीं करोगे ना। तो इस प्रकार से आप लोग जब टीचर बन जाओगे, है ना, जब टीचर आप बन जाओगे तो क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन बनाते समय, ठीक है। इसका उपयोग नए विचारों का उत्पन्न करना या रचनात्मक डेटा इकट्ठा करने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना इन सभी सावधानियों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चोरी करने वाला बालक कहलाता है, यहाँ पे चोरी करने वाला जो बालक होता है वो क्या कहलाता है, समस्यात्मक बालक, है ना, मन बुद्धि बालक, पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, है ना। इन सभी टॉपिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि आप अक्सर आप लोग जब देखोगे, स्कूल जब ज्वाइन करोगे, नियुक्ति जब आपकी होगी किसी भी शिक्षा संस्थान में या प्राइवेट स्कूल में, अभी आप जब पढ़ाते हो तो जितने भी समस्यात्मक बालक होंगे, है ना, इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। समस्यात्मक बालक, है ना, उसको हैंडल कैसे करना है आप लोगों को, वहां पे मार के, पीट के, है ना, या उनका जीवन शैली आप लोग कैसे बदलोगे, उनको चोरी करने के लिए कैसे मना करोगे, है ना। ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आना है दोस्तों, इसके ऊपर भी टॉपिक है, आप लोग पढ़ जरूर लेना दोस्तों, है ना। एक समस्यात्मक बालक वह होता है जिसका व्यवहार समाज के मानदंडों के अनुसार अनुचित होता है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना या आक्रामक होना। इसके ऊपर जो है हिंज की स्टोरी, कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, उसके ऊपर एक बार वीडियो को जरूर देखना दोस्तों, है ना। परिस्थितियों के अनुसार किस प्रकार से निर्णय लिया जाता है ना, उसके अनुसार, है ना, उसके अनुसार निर्णय कैसे लिया जाता है, इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपने बच्चे के विकास में उसकी परवरिश को अत्यंत प्रभावी मानता है, वह इनमें से किसके महत्व से असहमत है ना। आनुवांशिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, भावनात्मक कारक, उपयुक्त सभी। एक व्यक्ति अपने बच्चे की विकास में उसकी परवरिश को अत्यंत प्रभावी मानता है, ठीक है, वह इनमें से किसके महत्व से असहमत है, आनुवांशिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, भावनात्मक कारक, उपयुक्त सभी। यहाँ पे जो है अनुवांशिक कारक को हम लोग आंसर लेंगे। क्यों लेंगे, चलिए देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति मानता है कि केवल पालन पोषण परवरिश पर्यावरण का हिस्सा ही प्रभावी है, तो वह अनुवांशिक कारकों के महत्व को नजरअंदाज कर रहा है।
बच्चे का विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का परिणाम होता है। ये आप लोग याद रखना, है ना? इससे पहले हम लोगों ने इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन किया था, तो इनसे जो है क्वेश्चन ना अंडरस्टैंडिंग बेस पे और डायरेक्ट परिभाषा के बेस पे भी आप लोगों को पूछा जाता है दोस्तों, तो ये याद रखना, ठीक है? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा की सफलता निर्भर करती है ना? सामाजिक सहयोग पर, शिक्षकों की अभिवृत्ति में बदलाव पर, है ना? उच्च श्रेणी के शिक्षण अधिगम सामग्री पर, उच्च श्रेणी के पाठ्य पुस्तकों पर। समावेशी शिक्षा की बात की गई है ना? अब समावेशी शिक्षा में जो प्रमुख जो किरदार होते हैं वो तो शिक्षक ही होते हैं। तो शिक्षकों की अभिवृत्ति पर हम लोग ध्यान देंगे, है ना? बदलाव करेंगे। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार से लेंगे? समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक शिक्षकों का दृष्टिकोण और मानसिकता है दोस्तों। अगर शिक्षक ही भेदभाव नहीं करे, उच्च नीच का जो भेदभाव उसे समाप्त कर दे, है ना, घृणा का भेदभाव वहां पे समाप्त कर दे, तो इस प्रकार के प्रकरण हमको देखने को मिलेगा ही नहीं। यदि शिक्षक सभी बच्चों को स्वीकार करने और उन्हें प्रभावी ढंग से सिखाने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तो समावेश सफल होता है दोस्तों। ये याद रखना आप लोग, ठीक है? तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक द्वारा अपने छात्रों से व्यवहार किया जाना चाहिए। एक अध्यापक को अपने छात्रों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए? चलिए देखते हैं दोस्तों। अपने अपरिचितों की तरह, अपने दूर के रिश्तेदारों की तरह, अपने बच्चों की तरह, उपयुक्त सभी, है ना? तो यहाँ पे जो है ये तो उपयुक्त सभी, देखो दोस्तों स्पष्ट रूप से मैं बता देता हूँ शॉर्टकट की, उपयुक्त सभी है तो लगा मत देना, क्योंकि जो ये जो आंसर है ना अपरिचितों, है ना, ये नेगेटिव होगा। अपने दूर रिश्तेदारों की तरह ये भी नेगेटिव होगा। अपने बच्चों की तरह ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है ना। उपयुक्त सभी ये नेगेटिव होगा, क्योंकि ये तीनों पॉइंट जो है नेगेटिव के फील्ड में चला जाएगा। देखते हैं क्यों। एक शिक्षक को अपने छात्रों के साथ स्नेही, देखभाल करने वाला, निष्पक्ष तरीके से व्यवहार करना चाहिए, जैसा कि वे अपने स्वयं के बच्चों के साथ करेंगे, ताकि एक सुरक्षित और सहायक सीखने का माहौल बनाया जा सके। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शिक्षण की सफलता निहित है, शिक्षण की जो सफलता है ना, वो किसमें निहित है? मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मेरी सफलता किसमें निहित है? चलिए देखते हैं यहाँ पे। शिक्षकों के उत्तम गुणों से, कक्षा में कड़ा अनुशासन बनाए रखने से, विद्यार्थियों की उपलब्धि में, शिक्षा के उद्देश्यों में। आशा करता हूँ आप लोगों को आंसर जो है ना जरूर पता होगा, तो जो है कमेंट बॉक्स पे आंसर जो है आंसर देना। मैं यहाँ पे देता हूँ विद्यार्थियों की उपलब्धि पे। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आपका सी टेट सीजी टेट जिस दिन निकल जाएगा ना दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन फंसा आप लोगों के लिए, ठीक है, और निकल गया तो एक बार वीडियो को जरूर वापस आना और इसी वीडियो में आप लोग कमेंट जरूर करना दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आपकी सफलता, आपकी जो सफलता है ना वो मेरी कामयाबी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसकी व्याख्या। शिक्षण की सफलता का अंतिम माप छात्रों की उपलब्धि यानी उन्हें कितना सीखा है। शिक्षण के गुण, अनुशासन या शैक्षिक उद्देश्य केवल साधन है, अंतिम लक्ष्य छात्रों की सफलता है। आपकी सफलता मेरी सफलता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायोगास्की के अनुसार बाल विकास एक परिणाम है ना, सामाजिक अंतर संबंध, औपचारिक शिक्षा का, आवास व अनुकूलता का, अनुवांशिक कारकों का। डायरेक्ट क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा गया है वायोगास्की सामाजिक, है ना, सामाजिक, और वायोगास्की ने भाषा को इंपॉर्टेंट माना था। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है सामाजिक अंतर संबंध से होगा। देखते हैं यहाँ पे लेवाइगस्कू के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया है, एक बार उसे आप लोग कर लीजिए। जितना पॉइंट आप लोगों को पूछा जाता है ना, पूरा हर एक टॉपिक को मैंने वहां पे पॉइंट टू पॉइंट कवर कराया हुआ है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास मुख्य रूप से सामाजिक संपर्क और बच्चों और उसके परिवेश के बीच जो अंतर संबंध के परिणाम है, इसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को उनके सहपाठियों के साथ समूह में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न इनसे कैसे बनाया गया है। ऑप्शन देखते हैं, जिससे, है ना,
अब जैसे कि आप लोग भी देखे होंगे बीएड डीएलएड किए हो ग्रुप में, वहाँ पे जो है, जो हमारे फैसिलिटेटर, जो हमारे जो गुरु होते हैं, टीचर होते हैं ना, वो साथ-साथ में काम करना है करके वो सारी चीज़ों को हम लोगों को सिखाते हैं, है ना? फ्रेशर, फेयरवेल, है ना? या किसी पे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करते कैसे करते हैं, ये तो आप ग्रुप में ही करोगे ना, अकेले थोड़ी ना करोगे। ठीक है, देखते हो ऑप्शन, वे प्रश्नों के उत्तर समूह के साथ सीख सकें, वे सामाजिक कौशल को सीख सकें, ये पॉइंट नेगेटिव है। इसमें प्रश्न उत्तर है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना? ये सॉरी, नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव होगा। कक्षा में अनुशासन बना रहे, ये भी नेगेटिव है। उपयुक्त सभी नहीं होगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है? वे सामाजिक कौशल को सीख सके कि एक समाज में हमें चलना कैसे है, समाज में व्यवहार कैसे करना है, समाज में जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पे उनके साथ हमें कैसे संपर्क में आकर उनके साथ जो है व्यवहार करना है ना? उन सभी को साथ लेके कैसे चलना है, इसके ऊपर होता है दोस्तों। देखते हैं यहाँ पे व्याख्या, समूह कार्य सहयोग को बढ़ावा देता है और बच्चों को प्रभावी ढंग से संवाद करना, सामाजिक कौशल विकसित करना सिखाता है, जो उनके समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हालाँकि अन्य विकल्प भी आंशिक रूप से सही हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक कौशल सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक है दोस्तों। दोस्तों, इसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है ना? तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, ठीक है? हम लोग लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं यहाँ पे, है ना? शिक्षा में सबको शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक की शिक्षण योजना में होनी चाहिए। शिक्षा में सबको शामिल करना है, सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक की शिक्षण योजना में क्या होनी चाहिए? लचीलापन, आत्मसम्मान केंद्रित, सचेतन व संवेदनशील, उपयुक्त सभी। ये जो करेक्ट आंसर लचीलापन होना चाहिए, है ना? और जो है आत्मसम्मान केंद्रित होना चाहिए, सचेतन व संवेदनशील होना चाहिए, है ना? व्याख्या देखते हैं यहाँ पे, उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर। समावेशी कक्षा के लिए शिक्षक की योजना लचीली होनी चाहिए, विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छात्रों के आत्मसम्मान पर केंद्रित होनी चाहिए। उनके जो आत्मसम्मान है, कभी ठेस मत पहुंचाना। उनको बहुत बुरा लगता है दोस्तों, क्लास में आना ही बंद कर देंगे नहीं तो, ठीक है? शिक्षक को सभी छात्रों की जरूरतों के प्रति सचेत व संवेदनशील होना चाहिए। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों आज के टॉपिक में, ठीक है? आज के टॉपिक में नीचे भी लिखा हुआ है, क्या आप इन बाल विकास प्रश्नों से संबंधित किसी विशिष्ट सिद्धांत या शिक्षण विधि के बारे में गहराई से जानना चाहेंगे? तो मुझे कमेंट में जरूर करना दोस्तों। मैं हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के लाऊंगा और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को आज का ये जितने भी क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है? अब जो है याद रखना कि जो है एक शिक्षक होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या-क्या करना चाहिए। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सी-टेट से रिलेटेड हो, सी-जी-टेट से रिलेटेड हो या शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हो दोस्तों। इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे इसी समय पे, ठीक है? आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, लाइक जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।